वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हिंदी व्याकरण की इस क्लास में। और पिछली क्लासेस में हमने वर्ण के बारे में पढ़ा। वर्ण के अंतर्गत हमने स्वर के बारे में कंप्लीट स्टडी की और उसके बाद हम व्यंजन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने व्यंजनों की कुछ प्रकार देखे। और पिछली क्लासेस में हमने स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ा, जिनकी संख्या 25 होती है, जिन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। और उसके बाद फिर हमने देखा अंतस्थ व्यंजनों के बारे में। अंतस्थ व्यंजन जिनकी संख्या 4 होती है और इन अंतस्थ व्यंजनों को अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऊष्म व्यंजनों के बारे में। ऊष्म व्यंजन जिनकी संख्या 4 होती है और इन्हीं ऊष्म व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी संख्या कितनी है, 4। संख्या कितनी है, 4। ये अपने आप में क्वेश्चन हो गया। फिर हम देखेंगे सबसे पहले कि 4 ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। तो मैं उसको यहां पे मेंशन कर देता हूं, जिसमें से एक है शक्कर का सा, एक है षटकोण का सा, फिर है सरोते का सा और अंतिम में है हलवाई का हा। तो ये जो 4 है, शक्कर का सा, षटकोण का सा, सरोते का सा और हलवाई का हा, इन्हें ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि इन चारों को ऐसा नाम क्यों दिया गया है ना। तो ये एक नाम जो है इन चारों का संघर्षी व्यंजन, यहां से हम प्रारंभ करते हैं कि इन्हें संघर्षी व्यंजन नाम क्यों दिया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर से वायु आती है, कंठ और मुख से होके बाहर निकल जाती है। जब हवा हमारे कंठ और मुख से होके विभिन्न रास्तों से, विभिन्न मार्गों से होके गुजरती, विभिन्न प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न होती है। ठीक है। फिर इसमें हमने देखा कि स्वर और व्यंजन में क्या डिफरेंस है। तो जब भी किसी स्वर वर्ण का उच्चारण होगा तो अंदर से आती हुई वायु मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाएगी। लेकिन हमने व्यंजन के बारे में देखा कि जब भी किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण होता है तो अंदर से आती हुई वायु जब मुख से होकर बाहर निकलती है तो मुख में उसे किसी न किसी अंग के द्वारा रोका जाता है, किसी न किसी अंग के द्वारा रोका जाता है ना। तो देखिए अब क्या होगा कि ये जो 4 व्यंजन है, जब इनका उच्चारण होगा तो अंदर से जो वायु आएगी वो कंठ से होकर जब मुंह से गुजरने लगेगी, तो मुंह से जब गुजरने लगेगी तो इन चारों के उच्चारण के समय जो हवा मुंह से गुजरेगी उसे रोका जाएगा। क्या किया जाएगा, रोका जाएगा। तो हवा बाहर निकलने का प्रयास करेगी लेकिन उसको रोका जाएगा, है ना। अब हवा बाहर निकलना चाहती है लेकिन उसको रोका जा रहा है। तो हवा को बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, वो आसानी से नहीं निकल पाती, उसे लड़ना पड़ता है ना। तो जो हवा है जब इन चारों वर्णों का उच्चारण होता है तो उसे मुख से बाहर निकलने में संघर्ष करना पड़ता है। चूंकि उसे संघर्ष करना पड़ता है, लड़ाई करनी पड़ती है हवा को, इसलिए इन चारों व्यंजनों को हम क्या नाम दिए हैं, संघर्षी व्यंजन। तो हवा को बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ा, इसलिए नाम दिया गया संघर्षी व्यंजन। फिर दूसरी चीज, जब भी कभी संघर्ष करना पड़ता है या लड़ाई होती है तो उससे, संघर्ष से या लड़ाई से गर्मी पैदा होती है, गर्मी अर्थात ऊष्मा। तो चूंकि इन चारों व्यंजनों के उच्चारण करते समय हवा को बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और संघर्ष करने के कारण उत्पन्न होती है ऊष्मा, इसलिए इन्हें हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। तो इस तरीके से इनका नाम पड़ा है ना। अब ऐसा नहीं है कि इनका उच्चारण करेंगे तो आपका मुंह एकदम से गर्म हो जाएगा। बहुत कम मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, बहुत ही कम, जिसको हम फील भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऊष्मा उत्पन्न होती है संघर्ष होने के कारण, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन का नाम दिया गया है। तो जैसा कि हम पहले ही देखे कि ये 4 जो हैं वो है ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। अब हम देखेंगे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में, कि ये जो वर्ण है इनका उच्चारण स्थान क्या है और इनका वर्ग क्या है। ये अघोष है या सघोष है, ये अल्प प्राण है या महाप्राण है। तो आइए चलिए 1 बाय 1 हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शक्कर का सा। तो हम देखेंगे उच्चारण स्थान, है ना।
एक हम देखेंगे यहां पे उच्चारण स्थान, और उच्चारण स्थान के आधार पे ही तय होगा इनका वर्ग। और उसके बाद हम देखेंगे आघोष है कि सघोष, अल्पप्राण है या महाप्राण। तो ये जो शकर का स है, इसका उच्चारण स्थान होता है तालु, और चूंकि इसका उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए इसका वर्ग हो जाएगा तालव्य। ठीक है, तो शकर का स क्लियर हो गया, उच्चारण स्थान तालु, वर्ग तालव्य। फिर हम देखेंगे षटकोण का स, इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, और उच्चारण स्थान मूर्धा होने के कारण इसका वर्ग होगा मूर्धन्य। तो ये मूर्धन्य इसका वर्ग हो गया। ठीक है, फिर हम आएंगे सरोते के समय, है ना। तो सरोते का स का उच्चारण स्थान होता है दंतमूल, दंतमूल जिसे मसूड़ा भी कहते हैं। और सरोते का स का उच्चारण स्थान दंतमूल या मसूड़ा होने के कारण इसका वर्ग हो जाएगा वत्स, है ना, क्योंकि दंतमूल को या मसूड़े को संस्कृत में वत्स कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक बच गया, वो क्या है, ह। एक विशेष प्रकार का व्यंजन वर्ण है। तो ये जो ह है उसका उच्चारण स्थान होता है हमारे कंठ के भीतर स्थित स्वर यंत्र, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो इसका उच्चारण होता है स्वर यंत्र से। स्वर यंत्र जो कहां स्थित है, कंठ के भीतर स्थित है, कंठ के भीतर। ठीक है, तो चूंकि ह का उच्चारण स्वर यंत्र से होता है जो कंठ के भीतर है, इसलिए ह का वर्ग हो जाएगा स्वर यंत्रीय। तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, इसका वर्ग हो गया स्वर यंत्रीय। तो ये चारों के बारे में हमने देख लिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शक्कर का सा उच्चारण स्थान तालु, इसलिए इसका वर्ग हो जाएगा तालव्य। षटकोण का सा उच्चारण स्थान मूर्धा, इसलिए वर्ग हो जाएगा मूर्धन्य। सरोते का सा उच्चारण स्थान दंतमूल या मसूड़ा, इसलिए इसका वर्ग हो जाएगा वत्स। ठीक है, और उसके बाद ह, इसका उच्चारण स्थान स्वर यंत्र जो कहां पे स्थित है, कंठ के भीतर, है ना, और इसलिए ह का वर्ग हो जाएगा स्वर यंत्रीय। तो ये सब हमने देख लिया, इनके बारे में सभी इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ भी पूछ सकता है ना। और इसके बारे में हम आगे ये देखेंगे कि ये जो सारे जो व्यंजन हैं, ये सघोष है या अघोष, अल्पप्राण है या महाप्राण, है ना। तो क्या होता है कि जैसे कि हमने कि इससे जस्ट पहले देखा था अंतस्थ व्यंजन, है ना। तो सारे के सारे अंतस्थ व्यंजन जो थे वो अल्प प्राण थे, सारे के सारे अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण। तो ये उसके जस्ट रिवर्स है, आपको याद करने में आसानी होगी। सारे के सारे अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण, लेकिन सारे के सारे उष्म व्यंजन क्या हो जाएंगे, महाप्राण। तो इसको पहले मेंशन कर देते हैं, आइए। तो ये सारे के सारे चारों क्या हो जाएंगे, महाप्राण। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि सारे अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं, लेकिन सारे उष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। ठीक है, तो अल्पप्राण महाप्राण में कोई दिक्कत नहीं है, सारे अंतस्थ अल्पप्राण और सारे उष्म व्यंजन महाप्राण। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी जब हम देखेंगे सघोष और अघोष। तो फिर से आप रिकॉल कीजिएगा, सारे अंतस्थ जो व्यंजन थे वो सब के सब सघोष थे। सघोष थे अर्थात अंतस्थ व्यंजनों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। लेकिन ये जो उष्म व्यंजन है उनमें से केवल 3 जो है वो अघोष होंगे, जस्ट रिवर्स होता है ना। जैसे हमने अंतस्थ व्यंजन को देखा, अंतस्थ व्यंजन सारे अल्पप्राण थे, तो उष्म व्यंजन सारे महाप्राण। अंतस्थ व्यंजन सारे सघोष थे, इसलिए उष्म व्यंजन क्या होने चाहिए, अघोष। लेकिन केवल 3 ही अघोष होंगे, केवल 3 ही क्या होंगे, अघोष। मैं इसको मेंशन कर देता हूं। तो ये जो तीनों हैं, ठीक है, ये तीनों होंगे अघोष। ठीक है, और जो एक बच गया, ये जो ह है, ये अपवाद हो गया इन चारों में। बाकी के 3 तो अघोष है, लेकिन ये जो बच रहा है ह, ये होगा सघोष। क्यों होगा इसको भी आप समझ लीजिए। इसका उच्चारण स्थान ही आप देख लीजिए, उच्चारण स्थान क्या है इसका, स्वर यंत्र। तो स्वर यंत्र से ही तो इसका उच्चारण हो रहा है, तो चूंकि स्वर यंत्र से ही इसका उच्चारण हो रहा है, इसलिए ये पक्का क्या होगा, सघोष होगा। क्योंकि सघोष ध्वनि हम उसे ही कहते हैं, है ना, जिसके उच्चारण के समय स्वर यंत्रियों में कंपन हो, और ह का उच्चारण स्थान ही क्या है, स्वर यंत्र है। इसलिए
ये कैसी ध्वनि होगी? सघोष ध्वनि होगी। तो आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं ऊष्म व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन के साथ कंपेयर करके। बस थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है, सारे के सारे अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं, लेकिन सारे के सारे ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। सारे के सारे अंतस्थ व्यंजन सघोष होते हैं, है ना। तो ऊष्म व्यंजन जस्ट रिवर्स होंगे, अघोष होंगे, लेकिन केवल 3, शक्कर का सा, षटकोण का सा और सरोते का सा। कौन सा एक नहीं होगा? वो है ह। और उसके पीछे भी रीजन है। क्या रीजन है? क्योंकि ह का उच्चारण स्थान स्वर यंत्र है और इसका वर्ग स्वर यंत्री है, अर्थात ह का उच्चारण करते समय स्वर यंत्र में कंपन उत्पन्न होगा, इसलिए ये सघोष है। लेकिन बाकी के शक्कर के सा, षटकोण के सा और सरोते के सा अघोष हैं। तो इस तरीके से आप दोनों को कंपेयर करके बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो सिंपल सा पहले तो पूछेगा ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 4, या वो संघर्षी व्यंजन के नाम से पूछ सकता है। फिर वो 4 कौन कौन से हैं ये पूछ सकता है। फिर ज्यादा डीप में अगर पूछा तो ये पूछेगा कि कौन से ऊष्म व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है, वर्ग क्या है, कौन सा सघोष है या अघोष है, कौन सा अल्प प्राण है या महाप्राण है। तो ये सारी चीजें कंप्लीट ऊष्म व्यंजन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे द्विगुण व्यंजनों के बारे में। तो आइए चलिए द्विगुण व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं द्विगुण व्यंजनों के बारे में। द्विगुण व्यंजन जिनकी संख्या 2 होती है और इन द्विगुण व्यंजनों को उच्छिष्ट व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए चलिए पहले मेंशन करते हैं, उसके बाद इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। द्विगुण व्यंजन या इन्हें ही उच्छिष्ट व्यंजन के नाम से जाना जाता है। द्विगुण व्यंजन जिनकी संख्या है 2, है ना। तो सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो जो हम स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत पढ़े हैं, जैसे कि ड, है ना, तो ये ड है। अब यदि ड के नीचे बिंदु लगा दिया जाए तो ये बन जाता है ड़, तो ये एक द्विगुण व्यंजन हो गया। सेम उसी प्रकार से हमने स्पर्श व्यंजनों में पढ़ा है, ड के बाद हमने देखा था ढ, है ना, ये ढ है। अब यदि इस ढ के नीचे में मैं बिंदु लगा दूं तो ये बन जाएगा अढ़ा, है ना। तो ये द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं, ड़ और ढ़। ड के नीचे में बिंदु लगा दिए तो ड़, और ढ के नीचे में बिंदु लगा दिए तो ढ़, और ये दोनों कहलाते हैं द्विगुण व्यंजन। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इनका जो नाम है उच्छिष्ट व्यंजन, ये नाम इसको क्यों दिया गया, है ना। तो एक्चुअली में होता क्या है कि उच्छिष्ट का तात्पर्य होता है उछाला गया। उच्छिष्ट का तात्पर्य होता है उछाला गया। तो भाई किसको उछाला जाता है? जब हम इन दोनों व्यंजनों का उच्चारण करते हैं। तो जब इन दोनों व्यंजनों का उच्चारण होता है तो हमारी जीभ उछल के मूर्धा को टच करती है। हमारी जीभा उछल के मूर्धा को टच करती है और मूर्धा को टच करने के बाद झटके के साथ नीचे आती है। चूंकि जीभा उछल कर मूर्धा को स्पर्श की और झटके के साथ नीचे आई, इसलिए इन दोनों व्यंजनों को नाम दिया गया उच्छिष्ट व्यंजन, है ना। तो 2 नाम हो गए इनके, एक हो गया द्विगुण व्यंजन और दूसरा उच्छिष्ट व्यंजन। अब आगे हम ये देखेंगे इन दोनों व्यंजनों के बारे में कि ये जो दोनों व्यंजन हैं उनका उच्चारण स्थान क्या है, अघोष है या सघोष है, वर्ग कौन सा है, अल्प प्राण है या महाप्राण। तो इसके बारे में मैं आपको जब हम स्पर्श व्यंजन पढ़ रहे थे तभी मैं आपको बताया था। और हमने स्पर्श व्यंजन में जो कॉलम बनाए थे, 5 रो और 5 कॉलम, है ना, तो उनमें ड़ किसके साथ था, ड के साथ था, और ढ़ किसके साथ था, ढ के साथ था। तो ड़ का उच्चारण स्थान वही होगा जो ड का उच्चारण स्थान है। और कॉलम में आपको अच्छे से याद होगा कि जो ड है ना, वो कौन से वर्ग के अंतर्गत आता है, ट वर्ग के अंतर्गत। चलो मैं यहाँ पे रफली मेंशन कर देता हूं कि एक्चुअली में वो क्या था। ये इस तरीके से था, ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, ण, है ना। अभी जो ड है उसी में यदि हम नीचे में एक बिंदु लगा दें तो बन जाता है ड़,
और ये जो ढ है इसके नीचे में एक बिंदु लगा दे तो ये बन जाता है ढ़, है ना। तो अब इन दोनों का उच्चारण स्थान वही होगा, जैसे कि ड़ का वही होगा जो ड का है और ढ़ का वही होगा जो ढ का है, ठीक है। और हमने देखा था इन पांचों का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो इन पांचों का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। उच्चारण स्थान क्या? मूर्धा, है ना। चूंकि उच्चारण स्थान मूर्धा है दोनों का, है ना, इसका भी और इसका भी, उच्चारण स्थान क्या हो गया? मूर्धा। इसलिए इन दोनों का वर्ग क्या हो जाएगा? मूर्धन्य। दोनों का ना, दोनों का वर्ग क्या हो गया? मूर्धन्य, ठीक है, क्लियर। तो ड़ हो या ढ़ हो, दोनों का उच्चारण स्थान मूर्धा और वर्ग क्या हो जाएगा? मूर्धन्य, ठीक है। आगे फिर देखते हैं, हमने देखा था सघोष या अघोष, तो उसमें हमने देखा था कि ये जो पहले कॉलम और दूसरे कॉलम के जो वर्ण होते हैं वो अघोष होते हैं, है ना। ये हम पढ़ के आए हैं, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम के वर्ण क्या हो जाएंगे? अघोष। लेकिन तीसरे, चौथे और पांचवें कॉलम के जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? सघोष। तो इससे क्लियर हो गया कि ड और ढ दोनों सघोष हैं, इसलिए ढ़ और ढ़ दोनों क्या हो जाएंगे? सघोष हो जाएंगे, है ना। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए? सघोष। चलो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, ये दोनों हो गए सघोष, ठीक है। तो दोनों के दोनों का उच्चारण स्थान मूर्धा, इसलिए दोनों का वर्ग मूर्धन्य और दोनों कैसे ध्वनि है? सघोष ध्वनियां है। अब एक चीज बच गया, वो है अल्पप्राण और महाप्राण। और अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में हमने पढ़ा है कि जो पहला होता है वो अल्पप्राण होता है पहले कॉलम में, या हर वर्ग का पहला वर्ण अल्पप्राण, दूसरा वर्ण महाप्राण, तीसरा वर्ण फिर से अल्पप्राण, चौथा वर्ण महाप्राण और पांचवा वर्ण अल्पप्राण। तो सारी चीजें क्लियर हो गई। इसका मतलब ऋ अल्पप्राण होगा और ढ़ महाप्राण होगा, ठीक है। तो ये आप मेंशन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूं कि ऋ और ढ़ दोनों का उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए दोनों का ही वर्ग मूर्धन्य है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि ऋ और ढ़ दोनों के दोनों सघोष हैं, लेकिन अंतर आएगा अल्पप्राण और महाप्राण में। ऋ अल्पप्राण है लेकिन ढ़ महाप्राण है ना। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा। और या फिर मैं शॉर्टकट में यहीं पे लिख देता हूं, फिर से रिवाइज कर देते हैं। यहाँ पे ये ऋ और ये ढ़ है ना, तो दोनों का उच्चारण स्थान मूर्धा, इसका भी मूर्धा और ढ़ का भी मूर्धा, इसलिए वर्ग दोनों का मूर्धन्य और ये भी मूर्धन्य, ठीक है। दोनों के दोनों सघोष, तो ये दोनों सघोष, यहां पे भी मैं मेंशन कर दिया सघोष। लेकिन ऋ अल्पप्राण है और ढ़ महाप्राण है, ठीक है। चलिए इतना तो हो गया। अब इससे भी खास बात हम इनके बारे में देखेंगे, वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि ये जो दोनों वर्ण हैं जिन्हें हम द्विगुण व्यंजन के नाम से जानते हैं, ये हिंदी में विकसित व्यंजन है। हिंदी में विकसित व्यंजन है का तात्पर्य है कि ये संस्कृत में नहीं थे, है ना, इनका उपयोग संस्कृत में नहीं होता था, इनकी उत्पत्ति हिंदी में ही हुई है। तो ये बहुत खास बात इनके बारे में कि ये दोनों क्या है? हिंदी में विकसित व्यंजन है। हिंदी में विकसित व्यंजन, कि ये जो दोनों वर्ण हैं वो किसी भी शब्द के या तो बीच में मिलेंगे या अंतिम में मिलेंगे। बीच में या अंतिम में, कभी भी प्रारंभ में ये नहीं मिलेंगे। ये दोनों शब्दों से कभी कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता, या किसी भी शब्द के प्रारंभ में ये दोनों शब्द आपको दिखाई नहीं देंगे। कुछ शब्द हम देखते हैं, है ना, जो इन वर्णों के सहयोग से बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ शब्द हैं जैसे कि पहाड़, ड़ कहां पे आया? आखिरी में आया, ठीक है। पढ़ना, ड़ कहां पे आया? बीच में आया, या तो आपको आखिरी में मिलेंगे या बीच में, है ना। बाढ़ कहां पे आया? अंतिम में आया।
ओढ़ना कहां पे आया? बीच में आया। चढ़ाई कहां पे आया? बीच में आया, है ना। तो ये जो दोनों वर्ण हैं, या तो आपको अंतिम में मिलेंगे या बीच में मिलेंगे, कभी भी प्रारंभ में नहीं मिलेंगे। तो ये क्लियर हो गया कि ये दो ऐसे वर्ण हैं जिनसे कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें इन दोनों व्यंजन के बारे में एक बार शॉर्टकट में हम रिवाइज कर लेते हैं। इन्हें द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन के नाम से जाना जाता है। उच्छिष्ट व्यंजन इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण के समय जीवा पहले उछलकर मूर्धा को स्पर्श करती है और झटके के साथ फिर नीचे आती है। उछलकर ये जीवा को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें नाम दिया गया है उच्छिष्ट व्यंजन। इनकी संख्या 2 है और उसके बाद फिर हमने देखा इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है, वर्ग मूर्धन्य है। इन दोनों जो वर्ण है वो सभुज ध्वनिय है, लेकिन ड़ अल्प प्राण है और ढ़ महाप्राण है। और उसके बाद फिर हमने देखा इनके बारे में खास बात कि ये दोनों हिंदी में विकसित व्यंजन है, अर्थात किसी भी संस्कृत शब्द में या तत्सम शब्द में ये दोनों आपको नहीं दिखेंगे। देखा कि ये जो दोनों वर्ण हैं, या तो वो किसी शब्द के अंतिम में आएंगे या बीच में आएंगे, कभी इनसे कोई शब्द प्रारंभ नहीं होगा। तो ये सारा चीज हमने देख लिया द्विगुण व्यंजन के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन के बारे में। आइए अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजनों के बारे में। संयुक्त व्यंजन जिनकी संख्या 4 है और इन्हें मूल व्यंजन नहीं माना जाता। मूल व्यंजन इसलिए इन्हें नहीं कहते क्योंकि इनका निर्माण दो मूल व्यंजनों को मिलाकर होता है, इसलिए इन्हें मूल व्यंजन नहीं कहा जाता, या इन 4 संयुक्त व्यंजनों को मूल व्यंजनों की श्रेणी से बाहर रखा जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं कि कौन कौन से संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त शब्द से ये क्लियर होता है कि दो व्यंजनों को मिला के इन व्यंजनों का निर्माण हुआ है। तो अब हमें यह देखना है कि कौन से संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन दो मूल व्यंजनों को मिलाकर हुआ है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है छतरी का छ। तो ये जो छतरी का छ है, इसका निर्माण दो मूल व्यंजनों के मिलने से हुआ है, और वो दो मूल व्यंजन है क और षटकोण का स। तो ये दोनों मिलके, है ना। और इसके कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हम छ का उच्चारण करते हैं तो हम दो मूल व्यंजनों का उच्चारण एक साथ करते हैं, और वो दो मूल व्यंजन है क और षटकोण का स। अर्थात जब हम क और षटकोण का स का एक साथ उच्चारण करेंगे तो छतरी का छ का उच्चारण होगा, या रिवर्स बोल सकते हैं कि जब हम छतरी का छ का उच्चारण करते हैं तो क और श का एक साथ उच्चारण करते हैं। इसे हम और आसानी से समझ सकते हैं बाकी के एग्जाम्पल से। जैसे कि जो दूसरा संयुक्त व्यंजन है वो है त्र। अभी जो त्र है, ये दो मूल व्यंजन त और र के मिलने से बना है, ठीक है। तो त और र को जब हम एक साथ बोले तो उच्चारण होगा त्र का, या त्र को जब हम ब्रेक करके बोले तो उच्चारण होगा त और र का। जैसे कि एक शब्द है त्रिवेणी। ये त्रिवेणी शब्द है, और हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में त्रिवेणी बोलने में अगर दिक्कत होती है तो त्रि बोलने में जब दिक्कत होती है तो इसे ब्रेक कर दिया जाता है त में और र में, और फिर हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में त्रिवेणी को कहा जाता है त्रिवेणी। तो ये इस बात का प्रूफ है, सबूत है कि त्र त और र से मिलके बना है। उसी प्रकार से हम देखेंगे ज्ञ। ज्ञ जो है वो ज प्लस इया, इन दोनों वर्णों के संयुक्त होने से बना ज्ञ, ठीक है। और उसके बाद जो आखिरी है वो है श्र, है ना। तो श्र किन से मिलके बना है? तो श्र मिलके बना है शक्कर के स और रस्सी के र से, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक शब्द है श्राप, है ना। तो ये श्राप इस तरीके से हम बोलते हैं और लिखते हैं श्राप, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में श्राप को इजी वे में, है ना, उसको ब्रेक करके कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शराब,
है ना। तो शराब से हम क्लियर हो गया ये कि जो श्र है वो शक्कर के साथ और र से मिलके बना है। तो ये हमने ब्रेक कर दिया, श्र कहने में दिक्कत हुई, है ना। तो उसको इजी वे में क्या कहा, शर, है ना। तो श्रा को क्या कर दिया, शरा। तो श्राब क्या बन गया, शराब, है ना। तो इस तरीके से हमने देखा 4 संयुक्त व्यंजनों के बारे में। एग्जाम में किस तरीके से पूछेगा, तो सबसे पहले तो ये कि इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 4 है ना। फिर कौन कौन से हैं, तो छतरी का छ, त्र, ज्ञ और श्र। फिर नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा संयुक्त व्यंजन किन 2 मूल व्यंजनों को मिलाकर बना है। तो छतरी का छ क और षटकोण के स को मिलाकर बनाया गया है। त्र त और र को मिलाकर बनाया गया है। ज्ञ ज और इया को मिलाने से बना है। और श्र जो है वो शक्कर के स और र को मिलाने से बना है। तो ये कंप्लीट हो गया संयुक्त व्यंजनों के बारे में। थैंक यू।